नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश बदनाम ना हो जायका में आपका स्वागत है। इंदौर के नमकीन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इंदौरी नमकीन के दीवाने 7 समंदर पार भी हैं। यहाँ के जाने माने ब्रांड दुनिया भर में नमकीन बेचते हैं, लेकिन अब इंदौर के नमकीन और उसकी क्वालिटी पर दाग लगने का एक मामला सामने आने के बाद प्रशासन और व्यापारी सतर्क हो गए हैं। व्यापारियों ने खुद इसकी निगरानी की जिम्मेदारी ली है ताकि इस दाग को धोया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ व्यापारियों के मैदान में उतरने से मिलावटखोरों पर लगाम लगाई जा सकती है? अगले आधे घंटे में ऐसे ही कुछ सुलगते सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। इंदौर का नमकीन हो, सेब हो या फिर मिक्सचर, अपने में वो जायका लिए होता है जो बेस्वाद खाने को भी लज्जतदार बना देते हैं। इन्हीं खासियतों ने इंदौर के नमकीन को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन हाल ही में एक आलू चिप्स के कारखाने पर सड़े हुए आलूओं से चिप्स बनाने के मामले ने इंदौरी नमकीन पर दाग लगाने की कोशिश की है, जिस पर अब प्रशासन ने नमकीन निर्माताओं को बुलाकर सख्त हिदायत दी है। क्लीन सिटी के नाम से मशहूर इंदौर के नमकीन की केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान और ख्याति है। अब ये ख्याति बनी रहे, इसके लिए खुद नमकीन व्यवसायी आगे आए हैं। नमकीन कारोबारियों ने शपथ ली है कि ना तो वो खुद मिलावट करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे एसोसिएशन बाहर का रास्ता दिखा देगा। नमकीन व्यवसायियों ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि मिलावटखोरों ने इंदौर की इस पहचान पर दाग लगाया है। पिछले दिनों प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसी फैक्ट्री पर छापा मारा था जहां सड़े हुए आलू से चिप्स बनाए जा रहे थे। लिहाजा प्रशासन ने चिप्स और नमकीन निर्माताओं की एक बैठक ली। ये कार्यशाला रखी थी जिनमें उन्होंने सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया था और उनके थ्रू जो है उन लोगों को सबको जानकारी दी कि आप लोग क्या बना रहे हैं, आपको बनाना कैसे चाहिए और कैसे परोसना चाहिए। तो ये सब एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। निश्चित रूप से इससे जो सरकार का टारगेट है वो टारगेट पूरा होगा और शहर को एक स्वास्थ्यवर्धक खाने की सौगात मिलती रहेगी। कलेक्टर ने व्यवसायियों से दो टूक कह दिया है कि कारोबारी ज्यादा मुनाफे के चक्कर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना करें। तो सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि जिस तरह से इंदौर सफाई में नंबर बनाया है, फूड सेफ्टी में भी अव्वल आकर दिखाना होगा। उसमें एक वर्कशॉप टाइप की आयोजित करनी थी कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। अगर तेल का 3 बार उपयोग हो जाता है, चौथी बार उपयोग करते हैं तो जहर के रूप में उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। अगर आप मसाले के लिए अगर आप अपने यूनिट में ही पीस रहे हैं, छोटी छोटी मशीनें लेकर के, कोई बहुत महंगा नहीं है, उससे उच्च गुणवत्ता के आपको मसाले आप यूज़ कर सकते हो नमकीन में। छोटी छोटी जो टिप्स रहती हैं। और सबसे बड़ी बात की मानसिकता सही रखनी है कि किसी प्रकार की मिलावट ना करें हम इसमें, या ऐसे बाई प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें अपने मैन्युफैक्चरिंग में जिनका गुणवत्ता को लेकर शक है। जिसमें जिला प्रशासन से कहा है कि हमको खास करके नमकीन और आलू चिप्स बनाने वाले हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। उसके अंतर्गत ये प्रशिक्षण रखा गया है। ये प्रशिक्षण अब निरंतर चलता रहेगा। आने वाले दिनों में जिस प्रकार इंदौर का नमकीन पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसकी गुणवत्ता बनी रहे। स्वच्छता में नंबर 1 है, फूड सेफ्टी में भी नंबर 1 बनेंगे हम। व्यवसायियों और प्रशासन की चिंता स्वाभाविक है क्योंकि इंदौर में नमकीन का कारोबार बहुत बड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक शहर में नमकीन के 300 बड़े निर्माता हैं। छोटे निर्माता और विक्रेताओं की संख्या 2500 के करीब है। नमकीन की खपत की बात करें तो हर रोज 100 से 125 टन की खपत होती है, जिसमें से करीब 25 टन माल की खपत इंदौर में होती है। बाकी देश विदेश के बाजार में पहुंचता है। इंदौर से मुख्य रूप से लंदन, अमेरिका, श्रीलंका, बांग्लादेश, दुबई, ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य अरब देशों में भी नमकीन का निर्यात किया जाता है। यही वजह है कि अब व्यवसायी मिलावटखोरों के खिलाफ खुद मैदान में उतर आए हैं और इंदौरी नमकीन का जायका बदनाम ना हो, इसको लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो इंदौर का जायका अगर मशहूर है तो उस जायके को बदनाम होने से किस तरह रोका जाए, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विकास जैन मेरे साथ मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं इंदौर नमकीन व्यापारी संघ के। जैन साहब, स्वागत है आपका।
इसके अलावा अनुराग बोथरा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सचिव हैं इंदौर नमकीन व्यापारी संघ के। और जो तीसरे मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं वो गुंजन मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, आप 56 दुकान व्यापारी संघ के से संबंधित हैं। विकास जैन साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से इंदौर के नमकीन मशहूर हैं और दुनिया भर में आपकी साख है, लेकिन पिछले दिनों एक खबर ऐसी आई जिसने बहुत जिसको कहें कि एक तरह से दाग लगाया है इंदौर के इस नमकीन पर। मैं चाहूँगा कि पहले आप उस पर अपना रिएक्शन दें, उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए साहब, खान साहब, ऐसा है कि जो हुआ है ये हमारे सदस्य नहीं थे जी। और काफी सालों से ये लोग कर भी रहे थे, प्रशासन की निगाह में थे। प्रशासन ने उनके 2-3 बार उनके यहाँ रेड भी डाली, पर वो व्यक्ति इस टाइप का निकला जी कि वो मतलब एक तरह से कहते हैं कि जो बगैर लाइसेंस से काम करना, हर तरीके से वो सक्षम, मतलब उन्हें काफी उसने अपने आप को इस तरह से बना लिया था। वो किसी से डर नहीं लगना, किसी से क्या नहीं होना, इस तरह की बहुत सारी बातें उसकी वहां पर आई थी। फिर भी अल्टीमेटली जब उसने उसका कारखाना था पुराना, वहां पे जब आज से 6-8 महीने पहले गवर्नमेंट ने इस पर लॉक भी कर दिया, फिर उसने कहीं दूसरी जगह कारखाना खोल लिया। तो इस तरह के उसके और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो नमकीन है ये शहर में नहीं बेचता है, ये गाँव में बेचता था। ठीक। अब गांव में सबसे पहले कंट्रोल हो नहीं पाता है किसी भी ग्राहक को, मतलब गवर्नमेंट के अधिकारियों का, तो उसका तो आप क्या कर सकते हैं साहब। ये ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास और कुछ और सवालों के जवाब आपसे चाहूँगा। अनुराग बोथरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, आप सचिव हैं इंदौर नमकीन व्यापारी संघ के। बोथरा साहब, जैसे जैन साहब कह रहे थे कि जो केस सामने आया था इंदौर में, दरअसल वो हमारे संघ का सदस्य नहीं था। मैं जानना चाहूँगा किस तरह से आपका संघ जो है वो इंदौर में काम करता है, और जो नए व्यापारी काम करते हैं इंदौर में, क्या उनको आपके संघ की सदस्यता लेनी होती है, या फिर वो इस बात के लिए आज़ाद हैं कि अपने तौर पर काम कर सकते हैं आपके संघ के बाहर भी? नहीं खान साहब, देखिए सबसे बड़ा इशू जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है जी। हमारे एसोसिएशन में मेंबरशिप लेने का एक क्राइटेरिया है, जो भी चाहे वो हमारे एसोसिएशन का मेंबरशिप नहीं ले सकता। ठीक। जो 2 साल से मुहिम चल रही है उसमें हमारे एसोसिएशन का एक भी मेंबर अभी तक बदनाम नहीं हुआ, ना मिलावट में, ना कोई गैर कानूनी चीज में। हमारा मेंबर बनने का एक क्राइटेरिया है, हम लोग साल में 3 बार सेमिनार्स करते हैं। हमने हमारे सब मेंबर्स के यहाँ लेबोरेटरी सेटअप करा दी है। एक चेकलिस्ट है, एक पैरामीटर्स हैं जो आदमी अगर फॉलो करता है तो ही वो हमारे एसोसिएशन का मेंबर बन सकता है। क्योंकि अगर हमारे मेंबर का एक स्टैंडर्ड नहीं है तो उसके लिए हम कैसे लड़ेंगे, उसके लिए कहाँ हम उसकी आवाज उठाएंगे। तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है जी। वो पैरामीटर्स फुलफिल होने के बाद ही वो हमारा मेंबर बन सकता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसके लिए आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं जी। वो सेक्टर में इतना बड़ा मार्केट है इंदौर का कि ऑर्गेनाइज सेक्टर तो उसका मेरे ख्याल से 25% भी नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऊपर उठाने के लिए कार्यशाला की गई थी कल, जिसकी आप फोटो दिखा रहे हैं जी। पूरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम चाह रहे हैं कि पूरा इसका प्लेटफॉर्म उठे जी। ये नॉर्म्स फॉलो करें, इनके हाइजीन हो, ये सारे लाइसेंस लें, इनका लेबोरेटरी सेटअप हो, इनको एक जानकारी रहे कि किस तरह से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को हम कर सकते हैं। हमारे जो मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशंस के साथ काम कर रहे हैं। हमारे सारे मेंबर्स जो अच्छे ब्रांड हैं, 30 से 40 साल पुराने यहाँ पे ब्रांड्स हैं इंदौर में, जिनके कारण इंदौर का नमकीन मिठाई फेमस है, वो सब हमारे मेंबर्स हैं। तो इस तरह के कारखानों का ना तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, पर अब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम इनका प्लेटफॉर्म उठाएंगे, अब हम इनको एक अच्छे लेवल पे लेके आएंगे। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि फिर अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जिस तरह की अभी तस्वीर निकलकर इंदौर से सामने आई, इस तरह की मिसालें और भी मिलेंगी और फिर ये तमाम सब मिलकर बदनामी का सबब बनती हैं। गुंजन शर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप अध्यक्ष हैं 56 दुकान व्यापारी संघ के। गुंजन साहब, इंदौर का नाम आता है और अगर कोई घूमने जाता है तो लोग कहते हैं कि 56 दुकान ज़रूर जाना। मैं जानना चाहूँगा किस तरह से आप लोग इस पूरी व्यवस्था को मैनेज करते हैं, किस तरह से आप क्वालिटी चेक रखते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो कुछ आपके बाज़ार में बिक रहा है वो हाइजीनिक हो और वो ठीक ठाक हो, उसमें मिलावट ना हो। यकीनन कोई ना कोई चेक आपके पास ज़रूर होगा। बिल्कुल। जब हम लोगों ने हमारा संगठन बनाया तो पहला ये बाज़ार था
जो क्लीन स्ट्रीट फूड हब के नाम से लाइसेंस लेके आया। मतलब फूड सेफ्टी एक्ट के तहत एक स्ट्रीट हब जो कि फूड स्ट्रीट है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर है और हम लोग अपने खान पान को वहीं तैयार करते हैं, एक पूरा हब बना जिसमें 50 मेंबर थे। हमारे जो 50 आउटलेट हैं, इन्होंने पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन करके उसके साथ में हमारा फूड ऑडिट हुआ। ऑडिट होने के साथ में हमने ट्रेनिंग लिया। मतलब ये इंदौर बोलिए आप पूरे मध्य प्रदेश का एक पहला बाज़ार था जिसने पूरा ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद में इवन मिलावट से संबंधित नहीं है, हमें ये भी देखना है कि हाइजीन लेवल क्या है जी। जो हमारा फूड हैंडलर है उसके नाखून कटे हुए हैं या नहीं, उसके बाल बने हुए हैं या नहीं, वो कहीं किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। मतलब जो फूड हैंडलर है उसे कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है जो वो फूड हैंडलिंग करने जाएगा तो वो इन्फेक्शन किसी दूसरे को भी पहुंचे। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल कराया। हमारे यहाँ जो सप्लाई होता है, जो भी कच्चा माल आ रहा है, हमने एक यूनिट बना रखी है कि जो मसाले हमें सप्लाई करेगा हम उससे लेबोरेटरी टेस्ट का सर्टिफिकेट ले लें। तो हमें ये खातरी होगी कि जो सप्लाई कर रहा है जी वो लैब टेस्ट से होके आ रहा है। तो हम लोगों ने पूरा व्यापारी संघ बना के ये एक सेंट्रल परचेसिंग का एक सिस्टम रखा है कि कुछ सप्लायर हैं जो ब्रांड के साथ में चल रहे हैं, हमें उन्हीं से ही खरीदी करेंगे। बीच बीच में रैंडमली जैसे तेल आ रहा है तो तेल को हमने टेस्ट करा लिया। तो वो सब चेक हम रख के चल रहे हैं और एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में चल रहे हैं। ठीक, मैं आपके पास लौटता हूं। जैन साहब आपके पास आ रहा हूं। विकास साहब, दरअसल आप में से कुछ लोग अब उठ खड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि कुछ व्यापारियों के उठ खड़े होने से क्या वाकई इंदौर में मिलावटखोरी पर लगाम लग पाएगी? क्योंकि जिस तरह हम अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे 300 ब्रांड हैं जो इंदौर में काम करते हैं, लेकिन 2500 ऐसे भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं जो किसी ब्रांड के तहत नहीं हैं। और शायद यही आपके लिए, जिसको आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह रहे थे, वो ये हो सकता है। तो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर के चंद व्यापारी खड़े होते हैं तो उस अनऑर्गेनाइज्ड वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड में जीत हासिल कर पाएंगे? क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? देखिए, असंभव नहीं है कोई चीज जी। सबसे पहली बात, प्रशासन अब हमारे साथ में है जी, और हमारे एसोसिएशन में एक टेक्निकल टीम है 20 लोगों की। वो सब अब इस पे युद्ध स्तर पे हम लोग इसको करेंगे। विगत आपको आने वाले कुछ 15 दिनों में आपको बहुत कुछ हलचल मिलेगी, और हमने कुछ प्लान किए हैं और वो मास्टर प्लान के रूप में हम काम करेंगे, जिसमें हमारे साथ खुद प्रशासन है, कुछ अलग एसोसिएशन के मेंबर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और प्लस हमारी खुद की जो टीम है वो टीम अब बहुत अग्रसर होके इसको हम काम करेंगे, और कई स्टेज पे हम इसको लाके और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास। बोथरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोथरा साहब, सवाल ये, जैसे कुछ देर पहले हम रिपोर्ट में कलेक्टर साहब की बाइट सुन रहे थे, उनका बयान सुन रहे थे। उनका कहना है कि जिस तेल का इस्तेमाल करके नमकीन बनाया जा रहा है, अगर 3 बार 4 बार उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बाद उस तेल की जो क्वालिटी है उसमें गिरावट आने लगती है और वो कुछ पॉइजनस हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी दिक्कत है? क्योंकि जब हम बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं और प्रोडक्शन का लेवल बहुत उच्च स्तर पर होता है, तो फिर हमें हर चीज़ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना होती है। तेल का कड़ाव आपको बहुत बड़ा रखना होता होगा, उसमें 40-50 और कभी कभी 100 लीटर तेल भी इस्तेमाल होता होगा। लेकिन अगर उसको आप बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर इतना तेल फेंकना भी तो एक मुसीबत है। इसको इस परेशानी से किस तरह से निजात पाई जा सकती है? नहीं सुहेल साहब, ये आम चलन की भाषा में ऐसा बोला जाता है कि 3 बार तला हुआ तेल, दरअसल इसका साइंटिफिक तरीका होता है जी। और 80-100 लीटर नहीं, 800-1000 लीटर के फ्रायर्स हैं नमकीन बनाने वालों के पास जी। इसका एक्चुअल में जो सर्टिफाइड तरीका है, और वो आधिकारिक रूप से अब एफएसएसआई की गाइडलाइन में भी है कि हमें ऐसा काम करना है। इसका एक मेजरमेंट होता है टोटल पोलर कंपोनेंट, टीपीसी जिसको बोलते हैं जी। तो
ये हम हमारे जितने मेंबर्स हैं हमने सबके यहाँ इसका मीटर लगवा दिया है। ठीक। इसका मीटर सबके पास है, लेबोरेटरी है। हम चालू कढ़ाई में गर्म तेल में टोटल पोलर कंपोनेंट चेक करते हैं, जो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे वो एक बार की फ्राइंग में हो जाए, वो तेल डिस्कार्ड करना पड़ेगा। टोटल पोलर कंपोनेंट इज द मेन फैक्टर विच इज डेंजरस, विच कॉजेस कैंसर। टोटल पोलर कंपोनेंट अगर एक बार की फ्राइंग में है, 2 बार की या 3 बार की है, 3 बार की फ्राइंग में तो इसका लेवल बढ़ ही जाता है, पर अगर एक बार की फ्राइंग में भी उसका क्राइटेरिया बढ़ जाता है तो हमें उसे डिस्कार्ड करना है। और सरकार ने इस यूज्ड ऑयल को बायबैक करने के लिए काफी सरकारी एजेंसीज डिप्लॉय करी है। जैसे रूको एक एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है जी। वो हमसे यूज्ड ऑयल अच्छे दामों पे खरीदती है। तो कोई रीजन ही नहीं है कि अच्छा काम करने वाला व्यक्ति उस तेल को बार बार यूज करे, बिकॉज इट इज सेलेबल, और सरकार उसको लेके सर्टिफिकेट देती है कि आपने अपना यूज्ड ऑयल हमको बेचा है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार की तरफ से चालू हो गई है। और जरूरी नहीं कि 3 बार, अगर टोटल पोलर कंपोनेंट आपका जल्दी बढ़ जाता है तो आपको जल्दी डिस्कार्ड करना है, और ये कर रहे हैं सब हमारे मेंबर्स। ठीक, ये एहतियात अगर आप लोग बरत रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुंजन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुंजन साहब, जो कुछ सप्लाई आपके पास रॉ मटेरियल की आती है, क्या उसको लेकर कभी और आपके सामने दिक्कत पैदा हुई है? क्या आपको ऐसा लगा है कि जो माल जहाँ से आपने ख़रीदा है वो उस स्तर का नहीं है, लो क्वालिटी का है, और ऐसे में आपको वो माल भी वापस करना पड़ता है? यानी पूछना मैं ये चाहता हूँ कि क्या इससे पहले भी मिलावटखोरी से आपका सामना हुआ है जिसको आपने रंगे हाथ पकड़ा हो, या फिर जाने अनजाने वो माल आगे उपभोक्ताओं तक पहुंच भी गया हो? मैं समझता हूं कि मिलावटखोरी का माल जब हम लेते हैं तो हमें पहले ही इंस्टेंस में ये मालूम हो जाता है कि ये मिलावटखोरी का है, क्योंकि कंपैरेटिवली जब किसी भी चीज़ का रेट कम होके आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि उसका स्टैंडर्ड उतना नहीं है जिस स्टैंडर्ड पे वो होना चाहिए। ठीक, सपोज कि हम अगर सनफ्लावर ऑयल लेने जा रहे हैं या हम ग्राउंडनट ऑयल लेने जा रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड रेट है। अगर उस स्टैंडर्ड रेट से नीचे आ रहा है, मतलब हमें ये मालूम पड़ता है कि इसमें सोयाबीन मिला हुआ हो सकता है, इसमें कैस्टर ऑयल हो सकता है, या इसमें कोई भी मिलावट हो सकती है, तो व्यापारी तो भाव के हिसाब से ही तय हो जाता है कि हम जो पनीर खरीद रहे हैं ये अगर 300 रुपए किलो से नीचे का पनीर आ रहा है, ये 150 और 200 रुपए में आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं गड़बड़ का है। तो पहला ही इंस्टेंस ये होता है कि जो हम अगर लालच करके जा रहे हैं कि हम कम रेट में उसको लें, वो ही हमें ये बता देता है कि ये मिलावट का है। तो पर ये जो हिसाब किताब है इसको लैब से टेस्ट करने की ज़रूरत ये पड़ती है कि सपोज कीजिए सनफ्लावर ऑयल ले रहे हैं और सोयाबीन ऑयल ले रहे हैं जी, तो सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल का स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट एक जैसा है। विकास जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनकी तरफ रुख करना चाहूँगा। जैन साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि दरअसल इस वक्त कोरोना काल चला और बहुत से लोगों के रोज़गार गए और काम धंधे में कमी भी आई। क्या कुछ आगे इसको प्लान लेकर रखते हैं आप? किस तरह से अब आप पूरे बिजनेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि इंदौर के लिए इस वक्त पूरी दुनिया का मार्केट खुला हुआ है। इंदौर न सिर्फ इंदौरियों को बल्कि मध्य प्रदेश और देश के लोगों को भी रोजगार मुहैया करा सकता है। देखिए साहब, मेरे को तो मेरे संस्थान की जवाबदारी तो है ही, फिर साथ में मुझे पूरे इंदौर के मिठाई नमकीन निर्माताओं की भी जवाबदारी हमारी टीम ले रही है जी। अब इसके लिए हमने कुछ ऐसा प्लान किया है कि आने वाले समय में हम इनसे एफिडेविट लेंगे सारे मेंबर से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी, उसमें बकायदा उनका एफिडेविट कराएंगे कि हम क्या क्या वापरते हैं और क्या उस माल से हम क्या बनाते हैं। ठीक, एक एफिडेविट पूरा होगा, वो लाइसेंस भी होगा। उसके साथ जब वो एफिडेविट लेने के बाद ही उसको मेंबर बनाया जाएगा। उसके बाद उसको क्या क्या इक्विपमेंट अपने संस्था में लगाना चाहिए, या एफएसआई की एक ट्रेनिंग टीम्स हैं, कम से कम 7-8 कंपनियां इंदौर में, आउटसोर्स एजेंसियां हैं जो इन सबको पूरा साल भर की ट्रेनिंग देगी, सारे कारखानों को, उनके वर्करों को ट्रेनिंग देगी, उनके हाइजीन के लिए ट्रेनिंग देगी, उनको क्या वापरना चाहिए, कैसी मशीन लेना चाहिए। एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, प्रशासन की तरफ से कितनी सख्ती की आप उम्मीद रखते हैं? क्योंकि अगर वहां से सख्ती नहीं होगी तो मिलावटखोरी के धंधे पर कंट्रोल कर पाना शायद असंभव है। देखिए खान साहब, प्रशासन हमारी कमेटी में रहेगा जी। प्रशासन के साथ ही कोऑर्डिनेशन से हम लोग काम कर सकेंगे। यदि प्रशासन
साथ नहीं रहेगा तो ये मान के चलिए कि ये कुछ भी नहीं होना है। ठीक। आज मनीष सिंह साहब ने जो स्टेप लिया है बहुत ब्रिलियंट स्टेप है और वो करके छोड़ेंगे, ये बात भी पक्की है। और हम उनके पूरे कंधे से कंधा मिला के और उनका जो मोटिव है उसको कायम रखना चाहते हैं हम, कि वो कहीं से भी हम फैल नहीं होने देंगे। हम एक तरह से आप समझ लीजिए कि आज वो हमारे साथ है तो आप समझ लीजिए कि हमारी टीम में बहुत मजबूती आएगी। ठीक, यानी आपका और प्रशासन का साथ अगर रहा तो फिर आने वाले वक्त में इंदौर का जो नमकीन है वो और भी ज़्यादा मशहूर होगा, तरक्की करेगा और उसके स्वाद में कुछ भी कमी नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास जैन साहब आपका, अनुराग बोथरा साहब आपका और गुंजन शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बंसल न्यूज़ से जुड़े इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इंदौर के दामन पर जो दाग लगा था मिलावटखोरी का, जहां पर एक फैक्ट्री से 1,500 कुंटल सड़े आलू पकड़े गए थे जिनसे चिप्स बनाए जा रहे थे, आगे इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आएंगी और इंदौर जो स्वाद के लिए मशहूर है उस स्वाद की क्वालिटी आगे भी भविष्य में बरसों बरस तक बरकरार रहेगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।